everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to continue chapter number 17 of class 8 science book, that is solar systems and the stars. So इस चैप्टर में दो पार्ट में ऑलरेडी वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सप्तऋषि तक पढ़ा था। सप्तऋषि क्या होता है? कॉन्स्टलेशन। तो इस वीडियो में हमें ओरियन से पढ़ना है, जो एक कॉन्स्टलेशन का ही टाइप है। अब आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो सप्तऋषि के कितने नेम्स पढ़े हैं? 3। एक कौन कौन से? बिग डिपर, ग्रेट बियर और उर्सा मेजर और सप्तऋषि, वो एक ही बात हो गई। ठीक है। सो इस वीडियो में हमें ओरियन से डिस्कस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरियन इज़ अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग्स। ओरियन एक ऐसे टाइप का कॉन्स्टलेशन है जिसे हम सिर्फ विंटर में ही देख सकते हैं, लेट इवनिंग्स मतलब 6-7 बजे के आसपास। It is one of the most magnificent constellation in the sky. It holds 7 और bright stars. ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। ये अलग तरीके का कॉन्स्टलेशन है जिसमें 7 to 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। बहुत ब्राइट स्टार्स होते हैं ओरियन में। ओरियन को हम एक हंटर भी कहते हैं। अगर आपके पास आ जाए, जैसे कि कहीं पर आ जाए हंटर, तो हंटर और ओरियन वो एक ही बात हो गई। डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि भाई उसमें हम कन्फ्यूज हो जाए, नहीं, कन्फ्यूज हमें नहीं हो रहा है उसमें। आगे देखते हैं। The 3 middle stars represent the belt of hunter. जो इसके बीच में जो 3 स्टार्स होते हैं ना, यहाँ पर एक स्टार है, एक स्टार यहाँ पर है और एक स्टार यहाँ पर है। तो जो इसके बीच के जो 3 स्टार्स होते हैं ना, ये हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। The 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral. और जो 4 bright stars होते हैं वो एक क्वाड्रिलेटर की शेप में अरेंज होते हैं। कैसे? क्वाड्रिलेटर 4 साइड्स होती है, तो ऐसे होगा, वो कैसे भी हो बट उसमें 4 साइड्स होती है। ठीक है। तो जो 4 स्टार्स होते हैं वो किसकी शेप में अरेंज होते हैं? क्वाड्रिलेटर की शेप में। और जो 3 स्टार्स होते हैं वो हंटर की बेल्ट की शेप में होते हैं। द स्टार सीरीज विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द स्काई। स्टार सीरीज जो कि स्काई का बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, वो ओरियन के बहुत क्लोज होता है। इज़ लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन, मतलब कि जो ओरियन कंस्टलेशन है इसके वो बहुत पास होता है। To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion. अब वही जैसे उर्सा मेजर से हमने नॉर्थ पोल हमने पहचान रहे थे ना कि कैसे, इसमें वैसे ही हमें ओरियन से एक स्टार सीरीज को बताया कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करें। भाई उसके पास तो होता है लेकिन बहुत सारे स्टार्स होते हैं, हम उसी पर्टिकुलर स्टार को कैसे डिस्कवर, मतलब कैसे उसको हम पहचाने, तो वही इसमें बताया गया है। अब वो हम कैसे लोकेट करेंगे? हमें इमेजिन करना है कि जो इसके मिडल के जो 3 स्टार्स होते हैं, जो एक हंटर की बेल्ट रिप्रेजेंट करते हैं, उससे एक लाइन पास हो रही है। ठीक है। लुक थ्रू दिस लाइन टुवर्ड्स ईस्ट। अब हमें इस लाइन की तरफ देखना है, ईस्ट में। ईस्ट की तरफ हम सोचेंगे कि ये लाइन जा रही है और ईस्ट में हमें देखना है। दिस लाइन विल लीड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार। और ये जो लाइन है ये हमें ईस्ट की डायरेक्शन में, जो मिडल के जो 3 स्टार्स हैं वहाँ से जो हमने जो हमारी इमेजिन लाइन थी, अगर उसको हम ईस्ट की डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये लाइन हमें सीरीज स्टार तक पहुँचा देगी। ठीक है। जो कि हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार तक पहुँचाएगी, जिससे हम क्या कहते हैं? सीरीज। ठीक है। ये देखो, ये आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अब यहाँ पर जो हमने बीच में जो 3 स्टार्स थे, हमने इमेजिन किया कि यहाँ से एक स्टार इमेजिनरी लाइन यहाँ पर पास हो रही है। अब ये हमें एक ब्राइट स्टार तक पहुँचा दिया ऐसे में, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरियस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैसियोपिया।
ये एक क्या है, इस अनदर प्रोमिनेंट कंस्टलेशन इन द नदर स्काई, ये भी कंस्टलेशन का ही टाइप है जो हमें नदर स्काई में मिलता है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, ये हमें विंटर में विजिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ ये हमें विंटर में ही विजिबल होगा, मतलब जल्दी रात हो जाती है, मतलब कि 7-8 बजे के आसपास, ठीक है, इसे अर्ली पार्ट ऑफ नाइट कहेंगे, 7-8 बजे के आसपास। और ओरियन हमें 6-7 बजे दिखता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम, ये हमें एक लेटर की तरह दिखेगा, किस लेटर की तरह दिखेगा, एम या डब्ल्यू। अब ना हमारी क्या दिक्कत होती है कि हम ना एम ना ऐसे बनाते हैं, क्योंकि वैसे ज़्यादातर सिखाया नहीं जाता, हम एम ऐसे बनाते हैं और डब्ल्यू ऐसे बनाते हैं, बट जो ये है हमें इसको इस तरीके से नहीं देखना है, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग तरीका होता है लिखने का। तो ये जो हमें कॉन्स्टलेशन है ये हमें प्रॉपर जो एम ऐसे लिखा जाता है इसी तरीके से हमें ये दिखेगा, ठीक है। डिड यू नो अ कॉन्स्टलेशन डज नॉट हैव ओनली 5-10 स्टार्स, क्या आपको पता है कि कॉन्स्टलेशन में सिर्फ 5 to 10 स्टार्स ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। However, we can see only the brightest star in the constellation with our naked eye, लेकिन हम जो सबसे brightest stars होते हैं वही हम अपनी आई से देख सकते हैं। All the stars which make up a constellation are not at the same distance, अब जो सारे stars एक constellation फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, वो सभी सेम डिस्टेंस पर नहीं होते, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई, वो सिर्फ एक सेम लाइन में होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं द सोलार सिस्टम। अब हमें सोलार सिस्टम के बारे में बताया गया है, सोलर नहीं सोलार सिस्टम। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलार सिस्टम, सन और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज सब सेलेस्टियल बॉडीज़ जब सन के अराउंड सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उससे हमारा सोलार सिस्टम बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़, इसमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, जैसे कि प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, ठीक है। The gravitational attraction between the sun and these objects keeps them revolving around it. अब इन सभी बॉडीज़ के बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही ये स्टार आप मतलब कि मान लो कि सन यहाँ है और एक स्टार यहाँ है, अब ये इसके चारों तरफ भाई चक्कर लगा रहा है। अब आप सोचते कि इसके पास क्यों नहीं चिपक जाता है, क्यों नहीं चिपकता है, क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सन के साथ कोई और जैसे कि प्लैनेट है या फिर कोई और भी बॉडी हो तो वो सन से अट्रैक्ट नहीं करेगी, और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडी है वो भी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो किसकी वजह से होता है कि अट्रैक्शन जो नहीं होता है सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो किसी के बीच में अट्रैक्शन किसकी वजह से नहीं होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो सन के अराउंड वो भी रिवॉल्व करती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलार सिस्टम, अर्थ भी सोलार सिस्टम का मेंबर है, ये एक प्लैनेट है। अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स, टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, और सन से उनका ऑर्डर क्या होता है, मतलब एक ऑर्डर होता है ना कि पहले मरकरी आता है फिर वीनस, ऐसे ऑर्डर होता है ना एक, तो वो परफेक्ट ऑर्डर क्या होता है, पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये जो इनका सही ऑर्डर है ये हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टा उल्टा कर दिया, पहले हमने अर्थ लिख दिया फिर हम वीनस लिख देंगे, ये नहीं, पहले हमें मरकरी ही लिखना है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए। फिगर 17.7 शोज अ सिस्टमैटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम, इससे हमें एक सोलर सिस्टम का व्यू दिया गया है। इसमें देख रहे हो बीच में सन है यहाँ पर, ठीक है, बीच में यहाँ पर हमारा सन हमें लोकेट हुआ है, और उसके बाद मरकरी हमें लोकेट किया है, देन वीनस है। अब आप कंफ्यूज मत होना, सन के आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक लाइन है, तो यहाँ मरकरी पॉइंट आउट किया, यहाँ वीनस, यहाँ अर्थ,
या मार्स, यहाँ जुपिटर और सैटर्न इधर है, यूरेनस इधर है और नेपच्यून इधर है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर में बिल्कुल दिया हुआ है। अब इधर से देखते हैं। डिड यू नो टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। क्या आपको पता है 2006 तक सिर्फ 9 हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो वाज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, बट अब तो नेपच्यून है फारदेस्ट प्लैनेट सन से, लेकिन पहले प्लूटो था। In 2006 the इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इट मीन्स IAU, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब फुल फॉर्म्स में हमारा आ सकता है। IAU क्या होता है? IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अडेप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट। इन्होंने एक प्लैनेट की अलग डेफिनेशन अडेप्ट की। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन, मतलब प्लैनेट की एक अलग डेफिनेशन उन्होंने बनाई, लेकिन जो प्लूटो था उस पर ये डेफिनेशन फिट नहीं होती थी। तो इसी वजह से सोलार सिस्टम का एक पार्ट, मतलब कि सोलार सिस्टम में जो प्लैनेट है प्लूटो उसका पार्ट नहीं रहा है। ठीक है, लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ सोलार सिस्टम। अब सोलार सिस्टम के कुछ मेंबर्स के बारे में देखते हैं। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन सबसे पास का एक तारा है। सन भी एक स्टार है, लेकिन वो हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि सन बाकी स्टार से हमारे पास बहुत ज़्यादा पास है बाकी स्टार्स के अकॉर्डिंग। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और ये हमें बहुत ज़्यादा हीट और लाइट देता है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितनी एनर्जी, ऑलमोस्ट सारी एनर्जी का सोर्स सन ही है। जैसे कि सोलार एनर्जी, अगर आप देखते हो कि जो गांव होते हैं वहाँ पर तो जो सन होता है उसका तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सन निकलेगा, क्रॉप्स अच्छी होगी तो बेटरमेंट वो होता है, इसलिए ही ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ सन इसका सोर्स है। इन द फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट। और फैक्ट हम कहें तो सन जो है हीट और लाइट का तो सभी प्लैनेट का मेन सोर्स है। अगर सन नहीं है तो हीट और लाइट भी नहीं है। अगर हमारे सन नहीं है तो ना ही हमें हीट मिलेगी, क्योंकि हीट का सोर्स ही सन है, और ना ही हमें लाइट मिलेगी। ना इसको हम मशीन से आप कैसे करोगे, वो अलग बात हो गई, बट जो हमारी हीट और जो हमारी लाइट है ये हमें सिर्फ सन से ही मिल सकती है। द प्लैनेट्स, अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स भी एक स्टार की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइट उनके पास नहीं होती है। दे merely रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द अर्थ। जो सनलाइट उन पर जो आती है वही यूज़ करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश मीन्स डिफरेंस। कैन यू डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। क्या प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट फ्रॉम द स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकल। प्लैनेट और स्टार के बीच डिफरेंस कैसे पता करोगे? इज द स्टार ट्विंकल, जो स्टार का जो चमकना होता है उससे, लेकिन प्लैनेट्स के बाद वो ट्विंकलिंग नहीं होती है। ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी पोजिशन चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। स्टार्स भी करते हैं, बट अकॉर्डिंग मतलब स्टार और प्लैनेट के कंपेरिजन में प्लैनेट ज़्यादा करते हैं। प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट के पास एक अपना खुद का एक ऐसा पाथ होता है जिस पर वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई। ये ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या हो गई? प्लैनेट्स हैव देयर डेफिनेट पाथ इन विच दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. अब कोई भी planet है, जब वो one revolution complete कर लेता है तो उसे हम कहते हैं period of revolution। उसे हम period of revolution कहेंगे। The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. Period of revolution बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन? क्योंकि अगर सन से प्लैनेट का डिस्टेंस
इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अगर प्लैनेट का डिस्टेंस ज़्यादा है सन से तो रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी बढ़ेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिवॉल्व करने में, ठीक है। आई वंडर व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इसका भी आंसर देखते हैं, ये कहीं होगा। Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its also axis like a top. प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने ही एक्सिस पर घूमते हैं, अपने ही एक्सिस पर घूमते घूमते वो सन के चारों चक्कर लगाते हैं। जैसे कि एक लट्टू देखा होगा यहाँ पर, जैसे कि इमेज में हमें ये दिया भी हुआ है। इसके एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि रोटेशन वो कैसे होता है। रोटेशन और रेवोल्यूशन में हम सोचते होंगे कि वो अपनी एक्सिस पर कैसे घूमता होगा, लेकिन लट्टू तो सबने ही देखा, और इसके एग्जांपल से हम ये पता कर सकते हैं कि हाउ वो अपने ही एक्सिस पर कैसे घूमता है। देखो इसकी निडल है, ये अपने यहीं पर घूमता रहेगा, ठीक है। The time taken by a planet to complete one rotation, जब रेवोल्यूशन का टाइम होता है तब उसे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। जब वन रोटेशन कंप्लीट होता है तो उसे पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। जब वन रेवोल्यूशन हो जाएगा तो उसे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहेंगे, और रोटेशन जब वन कंप्लीट हो जाएगा तब उसे पीरियड ऑफ रोटेशन कहेंगे। Some planets are known to have moons, satellites revolving around them. कुछ प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स और मून से रिवॉल्व करते हैं। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। अब कोई सेलेस्टियल बॉडी है, मान लो अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों ओर मान लो कि एक स्टार है, फॉर एग्जाम्पल, ओके फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। मान लो कि अर्थ के चारों ओर एक स्टार जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जो स्टार होगा ना उसको हम सैटेलाइट कहेंगे अर्थ की। क्यों कहेंगे? क्योंकि जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अगर दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के रिवॉल्व चक्कर लगाए तो वो उसकी सैटेलाइट कहलाई जाते हो, तो हम उसको उसकी सैटेलाइट कहेंगे। ऐसे ही स्टार किसकी सैटेलाइट है? अर्थ की, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द अर्थ कैन बी सीड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन, तो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन। अर्थ को भी हम एक सैटेलाइट कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक सन का वो एक प्लैनेट है और वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। सेलेस्टियल बॉडी सन हो गई, उसके अराउंड एक और सेलेस्टियल बॉडी चक्कर लगा रही अर्थ, तो इसलिए जो अर्थ है वो सन की सैटेलाइट है। We use the term satellite for the bodies revolving around the planets. सैटेलाइट जो टर्म है वो इसलिए ही हम यूज़ करते हैं कि जो प्लैनेट्स के अराउंड जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून अर्थ की सैटेलाइट है। अब समझ आया कि हम मून को अर्थ की सैटेलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट, ऐसी बहुत सारी मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और इन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। क्यों आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं? क्योंकि मैन मेड सैटेलाइट होती है, ये नेचुरल वाली नहीं होती है, ये मैन मेड होती है, इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जो कि बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।